हम्म। अभी आपको जो है पिछले दिन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया एवं आदिकाल के बारे में बताया गया है। तो आदिकाल की प्रवृत्तियों को बताया गया, कुछ प्रवृत्तियां छोटी हैं और जैसा कि वह बोल करके रिकॉर्ड करके बताया गया है, तो इसमें लेकिन जो है इस चार्ट के रूप में जो है आप लोग को समझाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि कालों का समय क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितना भाग में बांटा गया है, एवं आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीर गाथा काल में जो है जो कुछ प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं खासकर परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या गद्य काल। तो इसमें जो है आदिकाल की समय सीमा 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा सन 1343 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके बाद हम आते हैं रीतकाल में। रीतकाल की समय सीमा जो होती है सन 1643 से लेकर के सन 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। और उसके बाद हम आते हैं सबसे अंतिम काल में, यानी कि आधुनिक काल में। आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1843 ईस्वी से आज तक मानी जाती है प्रमुख रचनाओं में। तो इसके बाद जो है हमने देखा कि आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या गद्य काल। तो चूंकि सभी के नाम जो रखे गए हैं, सभी के नामों को रखने में जो है विशेष तौर पर उस समय की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों ने कालों के नाम निर्धारण में विशेष भूमिका अदा की, जिसको मैंने कल वीर गाथा काल या आदिकाल और इससे संबंधित जो अनेक नाम हैं उन नामों के बारे में जो है बताया गया है। तो इसमें हमने देखा कि आदिकाल के जो प्रमुख कवि रही हैं, जैसे कि बताया गया है कि आदिकाल जो है खासकर जो है वीर गाथाओं का काल है, जिसमें वीरता से संबंधित रचनाओं का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने देखा कि आदिकाल में यहाँ पे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आदिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कवि चंद बरदाई, और चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है दिल्ली के शासक पृथ्वीराज की वीरता के ऊपर है, और इसलिए जो है उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं हमीर रासो, जिसके रचनाकार हैं सारंगधर। तीसरी रचना है खुमान रासो, उसकी रचनाकार है दलपति विजय। और चौथी रचना है परमाल रासो, या उसी को जो है आलखंड के नाम से जाना जाता है। और आलखंड परमाल रासो का बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। कभी कभी परीक्षा में एक पूछ दिया जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है या आलखंड का दूसरा नाम क्या है। तो आपको इसमें से अगर पूछा जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो आप आलखंड बताएंगे, और इसके लेखक हैं जगनीक। यदि पूछा जाता है कि आलखंड का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो बताया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता है नल सिंह। उसके बाद आता है बिसल देव रासो, जिसके रचयिता है नरपति नाल। फिर आता है जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके रचयिता है मधुकर कवि। और अंतिम है जय चंद्र प्रकाश, जिसके रचयिता है पट्टिकेदार। ये जो 8 रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, इन 8 रचनाओं में खासकर सभी रचनाएं जो हैं
वीरता से संबंधित है और इसमें जो है वीरता से संबंधित है और वीर गाथा काल नाम होने के कारण इन रचनाओं को जो है वीरता से संबंधित रचनाओं पर और इस नाते इन कवियों का मूल रूप से जो है वीर गाथा काल के अंदर उनको स्थान दिया गया है। और भी बहुत से कवि इसमें आते हैं लेकिन वे वीर गाथा काल के अंदर या वीर गाथा काव्यों के अंदर उनकी रचनाएं नहीं आती।